जब से लॉकडाउन हुआ है लोग बहुत ज़्यादा व्यथित हुए हैं। अगर स्कूल और कॉलेजेस की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चों के सामने ये चुनौतियाँ थी, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है। महमूदाबाद अवध जो है, यहाँ पर ज़्यादातर जो भी विद्यार्थी आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ऐसे समय में यदि कोई उन्हें राहत प्रदान कर देता है किसी भी तरीके की, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। यूनाइटेड अवध इंटर कॉलेज ने लॉकडाउन के दरमियान छात्रों को एक बहुत ही बड़ी राहत देने का कार्य किया है। उन्होंने कई घोषणाएं छात्र शिक्षकों के हित में की हैं। तो आइए आज हम जो हमारे प्रबंधक हैं यूनाइटेड अवध इंटर कॉलेज के उरुज आब्दी, उनसे खास बातचीत करेंगे और उनसे पूरा पक्ष जानेंगे कि उनकी क्या घोषणाएं हैं, उनकी क्या चुनौतियां थीं, और उनसे व्यक्तिगत जो भी उनके जो विचार हैं वो लेने की कोशिश करेंगे, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सर, जो विद्यालय की स्थापना से लेकर के जो अभी तक का आपका जो एक समय रहा है वो काफी बड़ा रहा है, तो उस पर आप संक्षेप में अपनी अभिव्यक्ति रखिए। देखिए, इसके लिए जब चूंकि स्थापना की बात है तो हम शुरुआत से चलेंगे इसमें, और जो घटनाएं होती चली हैं, यहाँ पर जो स्टेप कॉलेज द्वारा या कॉलेज के प्रबंध पदाधिकारियों द्वारा लिए गए हैं, वहाँ से शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि अभी तक का सफर कैसा रहा, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अपना विद्यालय 25 जून 1979 को स्थापित किया, जिसके फाउंडर मैनेजर मेरे पिताजी मिस्टर एम आब्दी साहब रहे। उन्होंने 1979 में 25 जून 1979 को जब ये शुरुआत किया तो पहले शैक्षिक सत्र में मात्र 57 विद्यार्थियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया था। उस सत्र 57 विद्यार्थियों की हमारी छात्र संख्या थी। धीमे धीमे, और ये विद्यालय उस समय जब स्थापित हुआ तो उसका नाम था अवध मॉन्टेसरी स्कूल, लेकिन ये आगे चलकर यूनाइटेड अवध इंटर कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सब लोग जानते हैं इसको। और उसमें केवल मेरे पिताजी फाउंडर मैनेजर जरूर रहे, लेकिन मेरी श्रद्धेय माता जी जो हैं, मिसेस जीबी आब्दी, जो वर्तमान में संरक्षिका हैं, उनका इनडायरेक्टली इतना बड़ा रोल रहा। उसके बाद वो प्रधानाचार्य के रूप में यहाँ पर कार्य किया उन्होंने 1 साल के बाद, और उनकी जबरदस्त मेहनत का ये नतीजा, आज ये जो फल है, ये उनकी मेहनत का नतीजा है। तो इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने पूजनीय पिताजी और माता जी को देना चाहता हूँ। उसके बाद दूसरा स्टेप है हमारा, जो हमारी ब्रांच है, मदर ब्रांच है, उसमें मिस्टर MK आब्दी, मोहम्मद कुमैर आब्दी जी जो हैं, वो उसके मुख्य नियंत्रक हैं। वो उसको इतनी अच्छी तरह से बच्चों को बना के तैयार कर रहे हैं कि हमको बड़े क्लासेज में वो एक बनी हुई नर्सरी जो मिलके आती है, वो वहाँ की मेहनत है। तीसरी चीज ये है कि जो हमारे यहाँ पर शिक्षक, योग एवं कर्मठ शिक्षक, भाई कोई भी नियम बनाया जाता है उसको धरातल में लाना मुश्किल है। तो नियम बनाते हैं हम लोग, पालन कराते हैं। तो हमारे यहाँ के प्रिंसिपल, हमारे उस ब्रांच के प्रिंसिपल, यहाँ और वहाँ के दोनों जो है टीचर, हर वर्ग हर कक्षा का टीचर उसको धरातल पर लाने के लिए पूरा प्रयास करता है, वो भी कहीं से उसके पास। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, जो बच्चा यहाँ का पढ़ता है वो अगर उसको पालन नहीं करता, और अभिभावक जो अच्छी बातें विद्यालय द्वारा दी जाती है उन अच्छी बातों को की सराहना नहीं करते तो मनोबल टूटता है। जब किसी अच्छी बात को पालन होता है और उसकी प्रशंसा होती है तो आत्मबल होता है। तो ये कोई एक इसका नहीं है श्रेय, इसका श्रेय सभी लोगों को है। हमारे पूर्व प्रबंधक सभी मेवाती साहब, विद्यालय की जो हमारी संरक्षिका है साहब, वहाँ के हमारे नियंत्रक, मुख्य नियंत्रक कुमैर आब्दी साहब, दोनों जगह के प्रिंसिपल, दोनों जगह के टीचर्स, टीचिंग स्टाफ के अलावा हमारे विद्यार्थियों और विशेषकर वो जो अभिभावक है। और एक बात और है, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप जैसे लोग जो सहयोग करते रहते हैं, ये कहीं से भूलने वाली चीज नहीं है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, क्योंकि इनके बिना ये कार्य नहीं हो सकता है। पूरा श्रेय इन लोगों का। सर, जैसे कि लॉकडाउन शुरू हुआ, जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं थी बंद। अच्छा, होता क्या है, बच्चे सुबह शाम यहाँ रहते थे तो उनको घर पे काफ़ी समय लग रहा होगा, उनको ये महसूस हो रहा होगा कि मतलब बहुत समय है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, मार्केट नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप उनको
क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये जो समय है उसका सदुपयोग वो किस तरीके से करें? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर ये ग्लास में पानी है तो हम देख रहे हैं इसमें आधा ग्लास पानी है। अगर हम कह रहे हैं आधा है तो ये पॉजिटिविटी हुई, अगर हम कह रहे हैं आधा खाली है तो ये नेगेटिव। तो हमें सीधी सी बात, पॉजिटिव अगर थिंकिंग के साथ कोई काम करेंगे तो हमेशा सफलता मिलेगा, आत्मबल मिलेगा और दूसरे के लिए हम प्रेरणा स्रोत बनेंगे। तो ये नहीं मानना चाहिए कि हमारी ये बेकार हो रहा समय है। हम अपने परिवारजन के साथ वो चीज़ों का शेयर कर सकते हैं, उन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। इससे पहले, आज से बहुत पहले, जब तरक्की हम आज के युग में नहीं मानते हैं, नहीं होती, उस समय भी हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलकर बहुत कुछ सीख लिया करते थे। अगर हमारे अपनी चीज़ें जो आज के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का जब से विकास हुआ है, हम लोग एक दूसरे से दूर होते चले गए हैं, व्हाट्सएप पर बैठ कर कमरों से कमरे बात करते हैं। अब समय आया है कि हम सब एक साथ में एक दूसरे की समस्याओं को, एक दूसरे की अच्छाइयों को समझने के साथ साथ हम उनसे वो चीजें इनडायरेक्टली तौर पर सीख सकते हैं जो कि शायद विद्यालय में न सीख पाते। तो ये समय है उन सारी चीजों को सीख लेने का, और विद्यालय तो ऊपर वाला चाहेगा जल्द से जल्द खुल जाएगा। बहुत चाहूंगा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। शिक्षा हमें सिखाती है एडजस्टमेंट हर क्षेत्र में, हर जगह पर। अगर हम शिक्षित हैं तो हर माहौल में हम एडजस्ट कर लेंगे अपने को, और अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो किसी भी माहौल में एडजस्ट करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। आज विश्व बहुत छोटा हो गया है। आज की टेक्नोलॉजी और जो हम लोगों की फ्लाइट और ये वो जो ट्रांसपोर्टेशन है उससे बहुत छोटा हो गया है। आज हम आगे चल के बिजनेस करते हैं बड़ा, या गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ते हैं, या कुछ भी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो केवल क्या हम देश के अंदर सीमित रहना चाहते हैं या हम अपनी बात को पूरे विश्व तक, अपने पूरा कार्य क्षेत्र पूरा विश्व बनाना चाहते हैं, पूरा संसार बनाना चाहते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता, तो मेरा विद्यालय का नाम यूनाइटेड इसीलिए कि सब संयुक्त हो, एक साथ, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ये मेरा विद्यालय का नाम से ही दर्शाता है। अगर कूप मंडूप बनना हो तो किसी एक धर्म विशेष की संस्था में आप पढ़ लीजिए। एक जगह कर आप दूसरी जगह पर जाकर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। आपने वहीं पर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी कि आपको दूसरे धर्मों के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। जब आप किसी दूसरे कंट्री जाएंगे तो उस कंट्री में जाने के बाद आपके साथ क्या होगा, आप किस प्रॉब्लम में आएंगे, आप वो जो वहाँ का माहौल होगा उसमें आप अपने को वो नहीं करेंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, बड़ी प्रॉब्लम होगी। विद्यालय में जो बच्चा शुरू से लेट आता है वो जीवन भर जॉब पर जाता है या बिजनेस करता है, लेट जाता है। विद्यालय हमारा प्रैक्टिकल करके दिखाता है अपने जीवन की तैयारी में। अगर हम जिस विद्यालय में सभी जात धर्म ऊंच नीच का भेदभाव ना होकर एक साथ सब होगा, वो हमारा देश क्या है, धर्म निरपेक्ष भारत है हमारा। हमारे भारत के जो महान पूर्वज रहे हैं उन लोगों ने क्या कहा, महापुरुषों ने, उन्होंने जो संविधान बनाया वो क्या बनाया। अगर हम उसके ऊपर ठोकर मार के केवल अपना लाभ चाहेंगे, स्वार्थ अगर रहेगा जहां पर भी किसी भी चीज में, तो उसमें नुकसान भी होगा। सीधी सी बात, मैंने एक पॉम्फलेट में एक चीज ये लिखी हुई है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो केवल अतीत और वर्तमान को देखते हैं वे भविष्य को निश्चित रूप से खो देते हैं। हम क्या इतने स्वार्थी हैं कि केवल पीछे का और आज का हम देखें? भविष्य हमको नहीं देखना है क्या? भविष्य देखना है ना, तो हमें क्या पता है कि हमारा बेटा कहाँ जाएगा, हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट किस कंट्री में जाएगा, वहां पे कौन सा मजहब चल रहा है, कौन सा कल्चर चल रहा है। तो वहां पे क्या हम अपने बच्चों को यहाँ पर एक धर्म जात के विद्यालय में पढ़ा कर कूप मंडूप बना दें? क्या विद्यालय किसी एक धर्म के लिए मान्यता दी गई है? हमारे विद्यालय में हर धर्म जात का बच्चा है, हर धर्म जात के शिक्षक शिक्षिका है, ऊपर वाले की कृपा है। सब कहते हैं कि ये अपना विद्यालय, यही होता है अपनापन, यही है यूनाइटेड। इसी का नाम इसीलिए यूनाइटेड रखा गया है, और इसीलिए मैं हर जगह धर्म निरपेक्ष लिखता हूँ कि जिससे कि समझें कि ये हम विद्यालय में पढ़े हुए विद्यार्थी को केवल भारतवर्ष तक के लिए सीमित नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए बना रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए। सर, जैसा कि आपको भी पता है काफी समय हो चुका है इस वैश्विक महामारी के, और अभी भी दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ रही है, जिस हिसाब से बहुत ही चिंता का विषय है सर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप जो हमारी जो जनता है उसकी सुरक्षा के लिए, उसके हित के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि
ये जो कोविड-19 है ये कोरोना वायरस है, लेकिन इसका रूप अलग है। क्योंकि कोविड-19 कहा गया है तो 19 में ये लॉन्च हुआ है, वो इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ये पहला वायरस कोरोना का नहीं है। इससे पहले भी कोरोना वायरस आ चुका है और ये वायरस इस तरह का है कि ये वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है। तो जहां तक मेरी जानकारी है कि इसका जो वैक्सीन है बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल लापरवाह हो जाएं। हमने अपने विद्यार्थियों को भी यहाँ मैसेज के माध्यम से उन लोगों को भेजा है कि आप इससे डरे ना, सावधानियां बरतें और साथ साथ जान भी, जहां भी मैंने अपने पॉम्फलेट में दिया है, इसको अगर लेके बैठेंगे तो हमारा फिर जहान छूट जाएगा और हम परेशान इतना ज्यादा हो जाएंगे कि हमारा फ्यूचर जो है कहीं अंधेरे में हो जाएगा। तो हमें उनसे सावधानियां बरतनी है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। जिससे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, जान, पहले कहा था उन्होंने जान है तो जहान है पहले लॉकडाउन में, फिर दूसरे लॉकडाउन में कहा जान भी और जहान भी। तो जाहिर सी बात है जान भी हमें रखनी है और जहान रहेगा तो जान रहेगी और जान रहेगी तभी जान रहेगा। तो दोनों चीजों का समन्वय आपस में मिला के चलना है। उन चीजों को हम अब तक शायद जरूर सीख गए होंगे कि किन चीजों से ये संक्रमण बढ़ता है, उनका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। विद्यालय भी व्यवस्था कर रहा है सैनिटाइजर की, अंदर एंट्री की और आपके थर्मल स्क्रीनिंग की। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी की जाएगी उसका अच्छा सा पालन किया जाएगा विद्यालय द्वारा और उम्मीद है कि ये महामारी जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। ईश्वर से कृपा है, हम सभी लोग इससे बचे रहेंगे। धन्यवाद। सर, कोरोना महामारी में जो आपने कुछ घोषणाएं की हैं विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए, वो क्या है, हमारी जनता जानना चाहिए। जब महामारी फैलती है तो पूरा विश्व की आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो जाती है। अपना क्षेत्र अधिकतर लोग कृषक हैं, कुछ लघु उद्योग करते हैं, छोटे छोटे से धंधे हैं और उसमें सभी लोग किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र ऐसा छूटा नहीं है जो कि आर्थिक मंदी से प्रभावित नहीं हुआ है। तो चूंकि हमारा विद्यालय 41 वर्ष से सेवा दे रहा है शिक्षा के क्षेत्र में और ये समय ऐसा था कि ये पहली सदी है जिसमें ये महामारी हम लोग देख रहे हैं। और इस समय अगर इतने वर्षों की सेवा करते हुए अगर हम कोई छूट न दें और कोई ऐसा बच्चा जो छूट के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है या उसका भविष्य चौपट होता है, तो हम लोगों से ज्यादा इसके लिए दुखद बात और कोई नहीं होगी। इन तमाम सारी चीजों को ध्यान में रखकर प्रयास किया गया कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को छूट दी जाए, जिससे कि विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावक का भी मनोबल बना रहे और वो हमारे जो भी ऐसे अभिभावक हैं जो इस साल पढ़ाने की उम्मीदें छोड़ चुके थे, उनको भी एक ये नई राह दिख जाए जिससे कि वो अच्छा अपने विद्यार्थी को अच्छा आगे भविष्य दे सके। तो उसी के अंतर्गत हमारे विद्यालय प्रबंध समिति ने जो निर्णय लिए हैं, तो उसमें सबसे पहला निर्णय ये लिया है कि 3 महीने का शुल्क सभी विद्यार्थी, चाहे वो नवीन प्रवेश वाला हो या पिछले वर्ष से जो मेरा यहाँ संस्थागत छात्र रहा, उसको शैक्षिक सत्र में जैसे कि 12 माह का शुल्क देना होता है, केवल 9 माह का शुल्क देना है। वो जो शुल्क होगा वो जुलाई से लेकर केवल मार्च तक का शुल्क देना होगा। 3 माह का पूर्ण शुल्क छूट। दूसरी चीज और ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान स्थिति में जैसे कि प्रवासी मजदूर आए और भी तमाम लोग, इनकी बिल्कुल आय व्यवस्था सब बिल्कुल चरमरा गई है, तो उनको इस समय सबसे बड़ी दिक्कत है पुस्तकों की और कापियों की। यहाँ पर विद्यालय द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे थे तो उसमें समस्याएं आई थी कि बच्चे के पास पाठ्यक्रम नहीं था। कई अभिभावकों के फोन आए कि पाठ्यक्रम कब उपलब्ध हो जाएगा। लॉकडाउन के कारण पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो समिति के पदाधिकारियों द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष विद्यालय की तरफ से सारी विषयों की पुस्तकें और कापियां जो कक्षा नर्सरी से 8 के विद्यार्थी उनको पूर्ण तौर पर शुल्क फ्री कर दिया जाए और पूरी तरह से विद्यालय उसका वहन करे, उनको फ्री में कर दिया जाए। इसके अलावा 9 से 12 में जो भी विद्यार्थी हैं तो उनको भी जो कार्य दिया जा रहा था वो भी पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पा रहा था कापी किताबों के अभाव में। तो उसमें ये किया गया है कि चूंकि एनसीईआरटी जो बुक्स होती है, एनसीईआरटी की बुक्स में जो पाठ्यक्रम होता है बिना अध्यापक के नहीं होने वाला है। तो मैंने वो उन बुकों का चयन किया जिसमें एनसीईआरटी का कोर्स तो है और उसके साथ साथ उसका हल भी दिया गया है। बाकी गाइडेंस यहाँ से टीचर्स ऑनलाइन तरीके से देंगे उनको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या उसकी वीडियो क्लिप बनाकर, जिससे कि जब बच्चों के पास पुस्तकें मौजूद होंगी, टीचर्स का गाइडेंस होगा और किताब में उसका उत्तर भी दिए होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आगे आने वाले समय में अभी ये नहीं मालूम है
कि ये लॉकडाउन और बढ़ सकता है या कब से विद्यालय खुलने वाला है। इसलिए 9 से 12 में जितने भी विषय की पुस्तक कापियां हैं उस पर विद्यालय 50% की जो धनराशि है वो विद्यालय विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएगा। दूसरी चीज ये है कि जो नए विद्यार्थी उनको यूनिफॉर्म की समस्या रहती है, प्रवेश शुल्क की समस्या रहती है। प्रवेश शुल्क नए विद्यार्थी का एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा और यूनिफॉर्म विद्यालय देगा। मेरे यहाँ पिछले वर्षों में कई वर्षों से 2 यूनिफॉर्म चलती थी, व्हाइट यूनिफॉर्म बुधवार और शनिवार में, अन्य 4 दिनों में ग्रे यूनिफॉर्म। जो ग्रे यूनिफॉर्म चलती थी ये भी एक विद्यालय का रिकॉर्ड है। 41 वर्ष जब से विद्यालय स्थापित हुआ है 1979 से, तब से आज तक वो यूनिफॉर्म मेरे यहाँ बदली नहीं है। ग्रे यूनिफॉर्म निरंतर वही चलती आ रही है। उसके लिए भी विद्यालय समिति द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 41 वर्षों की जो चलती हुई ग्रे यूनिफॉर्म है, नए बच्चों को अगर एडमिशन कोई लेते हैं तो उन सभी विद्यार्थियों को नर्सरी से 12 को उनको निःशुल्क विद्यालय यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा नर्सरी के बच्चों के लिए मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि बहुत से ऐसे आर्थिक रूप से तंग अभिभावक हैं जो चाहते हैं कि इस साल बच्चे को ना पढ़ाएं, अगले साल प्रवेश कराएं, उनका एक साल खराब होने का खतरा है। उनके लिए भी मैंने एक बात और ये निर्णय लिया है, उनकी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस बच्चे का 1 साल लेट हो जाएगा तो उसका पूरा कैरियर 1 साल का लेट हो जाएगा। तो उसके लिए 9 महीने की शुल्क तो देनी है, 3 महीने का माफ कर दिया गया। अब 9 महीने में भी 50% की छूट दी जा रही है और उनको यूनिफॉर्म भी मिल जाएगी, किताबें मिल जाएंगी। तो उम्मीद है कि ऐसे अभिभावक जिनको ये समस्याएं थी वो समस्याएं कहीं तक अपना विद्यालय दूर कर देगा। एक और बात है, अर्धवार्षिक परीक्षा का शुल्क भी अब विद्यालय माफ कर रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर लॉकडाउन के कारण वार्षिक परीक्षा नहीं हो पाई थी। तो वार्षिक गृह परीक्षा की जो सामग्री थी विद्यालय में आई थी, परीक्षाएं संपादित होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन लग गया तो वो परीक्षा सामग्री विद्यालय में सुरक्षित है। तो मैंने ये सोचा है कि वही वार्षिक परीक्षा की सामग्री है उसका उपयोग हम अर्धवार्षिक परीक्षा में कर लेंगे, जिससे अभिभावकों को राहत मिलेगी और अर्धवार्षिक शुल्क भी उनका बच जाएगा। बहुत धन्यवाद, मुलाकात की और बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। आप सभी जनता जनार्दन का खास तौर पर धन्यवाद कि आपने बहुत ही धैर्य से जो पूरा चर्चा का विषय था और जो पूरी चर्चा थी उसको ध्यान से सुना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक बड़ी खबर के साथ या एक बहुत ही बड़ी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।